गायत्री कॉलेज सांचो के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। BA प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारी भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित मिलीजुली सरकार अर्थात गठबंधन सरकारों का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षा में केंद्र में जो मिलीजुली सरकार है जो गठित हुई है उनके संबंध में हमने सबसे पहले देखा था 1977 में जनता पार्टी की सरकार जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और फिर बाद में चरण सिंह सरकार के जो जिस प्रकार से अल्पमत में आकर चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, ये जो दौर देखा हमने कि किस प्रकार का इसमें बाहरी समर्थन देकर सरकार अस्थिर हुई, फिर सरकार गिर गई, अपना विश्वास मत प्राप्त भी नहीं हासिल नहीं कर पाए, और केवल एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे चरण सिंह जो सदन में मतलब यूँ कहें कि बहुमत का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो ये मैंने डिटेल कल पिछली कक्षा में बता ही दिया था, तो ज़्यादा वापस उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। आप अपना पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसमें केंद्र में मिलीजुली सरकारों के बारे में ये सब हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो VP सिंह और चंद्रशेखर के नेतृत्व में हमारी सरकार का गठन हुआ था उसके संबंध में हमने देखा था। और फिर हम अध्ययन कर रहे थे कि 1996-97 में जो 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए, इस 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए अप्रैल-मई 1996 में। यहाँ से हम आज वापस आगे से हमारी जो भी मिलीजुली सरकारें रही उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए 11वीं लोकसभा के चुनाव अब अप्रैल-मई 1996 में जो हुए वो पूरी तरह से किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला। एक प्रकार से त्रिशंकु या विखंडित जनादेश प्राप्त हुआ। हंग लोकसभा या हंग पार्लियामेंट को एक प्रकार से जन्म दिया। हमने देखा कि पिछली जो भी 9वीं 10वीं जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उनमें भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी यही दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल विखंडित जनादेश है। अब ऐसी स्थिति में लगभग 1 वर्ष की अवधि में 3 मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। अब कौन कौन सी मिलीजुली सरकार है, तो पहले समझते हैं वाजपेयी सरकार। भाजपा के नेतृत्व में जो गठित हुई थी सरकार मई 1996 में, इसमें क्या किया गया कि राष्ट्र में सबसे बड़े दल के इस दावे को स्वीकार करते हुए वाजपेयी जी को अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब देखो उसमें भाजपा के साथ तत्कालीन समय में शिवसेना, अकाली दल, हरियाणा विकास पार्टी जैसी कुछ पार्टियां साथ लेकर एक मिलीजुली सरकार का निर्माण किया, गठन किया। लेकिन ये सरकार लोकसभा में बहुमत समर्थन नहीं हासिल कर पाई और इस प्रकार अब केवल मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहकर वाजपेयी सरकार गिर गई। अब फिर देखो जो विपक्षी दल थे उन्होंने दावा पेश किया। तो देखिए वाजपेयी सरकार के पतन के बाद फिर जून 1996 में देवेगौड़ा सरकार पधार हुई। HD देवेगौड़ा कर्नाटक राज्य से, ठीक है। अब ये प्रधानमंत्री बने भारत के। इन्होंने लगभग 10 महीने तक सरकार चलाई, लेकिन उस सरकार का भी पतन हो गया। फिर अप्रैल 1997 में इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। देवेगौड़ा सरकार और गुजरात सरकार नेतृत्व की दृष्टि से दोनों अलग अलग सरकारें थी, लेकिन काफ़ी कुछ बातें एक समान ही थी। मतलब कह सकते हैं कि एक ही सरकार के 2 रूप कहे जा सकते थे तत्कालीन समय में, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता था, इसके भी कारण थे। पहला कारण तो ये था कि दोनों सरकारें अल्पमत सरकारें थी। देवेगौड़ा सरकार और गुजराल सरकार दोनों अल्पमत सरकारें थी जिनका गठन कांग्रेस और मार्क्सवादी दल के बाह्य समर्थन के आधार पर हुआ था। समझ गए आप, कांग्रेस और मार्क्सवादी दल इनके बाह्य समर्थन पर हुआ था। इस प्रकार ये दोनों सरकारें बाहरी समर्थन पर टिकी हुई अल्पमत सरकार थी। अब बाहर से समर्थन देने का तात्पर्य ये हुआ कि जो भी राजनीतिक दल बाहर से समर्थन देता है वो सत्ता में भागीदार नहीं होता है, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है, केवल एक सांकेतिक तौर पर अपना समर्थन देता है। तो ये कहलाता है बाह्य समर्थन। तो ध्यान रखना है आपको, देवेगौड़ा सरकार इंद्र कुमार गुजराल की जो सरकार थी दोनों अल्पमत सरकारें थी और ये कांग्रेस और मार्क्सवादी दल के बाह्य समर्थन पर आधारित थी। इसलिए कह सकते हैं कि बाह्य समर्थन टिके हुए अल्पमत सरकारें थी। दूसरा कारण ये है कि इन दोनों सरकारों का गठन निषेधात्मक आधार पर हुआ था।
इन सरकारों का गठन का मूल आधार भाजपा विरोध है और घोषित उद्देश्य ये बताया गया है कि सांप्रदायिकता के विरोध और धर्म निरपेक्षता की रक्षा किसी भी हालत में की जाए। इसलिए हम सब साथ मिलकर भाजपा का विरोध करने के लिए साथ आइए और सरकार बनाइए। बात आई समझ में? भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए मार्क्सवादी दल और कांग्रेस एक साथ रहकर इसका समर्थन दिया कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और हम धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए सरकार का समर्थन कर रहे हैं और सांप्रदायिकता के विरोधी है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने इस सरकार का समर्थन इन दलों ने किया। तीसरा कारण ये है कि ये दोनों सरकारें नितांत अनमेल गठबंधन के रूप में थी। देवेगौड़ा सरकार में भागीदार दलों की संख्या 13 थी और गुजरात सरकार में भागीदार जो दल थे वो 15 हो गए थे। तो देवेगौड़ा सरकार और गुजरात सरकार दोनों वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्यम मार्ग के सभी प्रकार के तत्व थे। इस प्रकार दोनों सरकारें वैचारिक एकता और वैचारिक साम्य जैसी कोई स्थिति थी ही नहीं। सरकार के गठन का आदर्श सामान्य न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो बताया गया, लेकिन इस सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम की प्रत्येक दल अपने तरीके से कर रहा था। इसलिए सरकार को दिखता था कि अब सरकार लंबी चलने वाली नहीं है, सब कुछ आखिर सरकार का पतन हो ही गया। कहने के तात्पर्य इसमें दक्षिणपंथी वामपंथी, अब दक्षिणपंथी वामपंथी में क्या डिफरेंस है? जो कम्युनिस्ट हैं, जो मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास करने हैं, उनको वामपंथी कहा जाता है और दक्षिणपंथी जो काफ़ी कुछ समाजवादी, काफ़ी कुछ पूंजीवादी, उदारवादी मूल्यों को लेकर चलने वाले, वो दक्षिणपंथी कहलाते हैं। और कुछ मध्यम वर्गीय जो दोनों का थोड़ा सा संतुलन बना के चलते हैं। अब ये तीनों प्रकार की विचारधारा वाले लोग इनमें साथ हैं, शामिल हैं। क्षेत्रीय दल भी हैं, छोटे दल भी हैं, तो वो भी अपने क्षेत्रीय हितों को और महत्व को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं। तो जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय किया था कि हम मिलकर इस कार्यक्रम पर काम करेंगे, इस पर अपने देश की विकास की रणनीति तय करेंगे, वो सब उलटफेर हो गई, उस पर सहमति नहीं बन पाई और सरकार धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गई। ठीक है। चौथा कारण ये कहा जाता है कि देवेगौड़ा मंत्रिमंडल और गुजरात मंत्रिमंडल हैं, वो दोनों ने इस सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन किया ही नहीं। देवेगौड़ा मंत्रिमंडल और इंद्र कुमार गुजराल मंत्रिमंडल, दोनों सरकारों के, मैं आपको दोनों के कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों देवेगौड़ा के तुरंत बाद गुजराल बने थे। ठीक है, कोई लोकसभा के नया चुनाव तो हुआ नहीं, लेकिन दोनों में लगभग वही दल इधर उधर समर्थन करके सरकार को चला रहे हैं। तो देखो, इसमें दोनों को सामूहिक रूप से देखे जाए तो आखिर ये भाजपा विरोध के रूप में जो गठित होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए जो एकत्रित हुए, तो इनमें जो किस प्रकार की आंतरिक समस्या से जूझ रहे थे, जिस वजह से सरकार आखिर पतन की ओर हुई। तो देखो कि दोनों इस सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन नहीं किया। और सामूहिक उत्तरदायित्व तो मैंने आपको कल भी बताया है कि जब कभी भी मंत्रिपरिषद की बैठक में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, तो भले आप उस किसी तथ्य पर, किसी नियम पर, कानून पर, विवाद पर आप सहमत नहीं हैं, तो आप अपनी असहमति वहीं जता सकते हो। लेकिन फिर मंत्रिमंडल की मीटिंग के बाद या मंत्रिपरिषद की सम्मेलन के बाद में जब आप बाहर आते हैं, तो फिर आपको सहमति जतानी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो, गोपनीयता भंग नहीं होती है। तो काफ़ी कुछ ऐसे जो हमारे संवैधानिक जो व्यवस्था बनी हुई है, उसका पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा था। फिर पेट्रोल उत्पादों की जबरदस्त मूल्य में वृद्धि हो रही थी। प्रतिनिधि संस्थाओं में महिला आरक्षण, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों में राजनीति में काफ़ी प्रश्न ऐसे हो रहे थे। घोटालों की जांच में सीबीआई की भूमिका पे प्रश्न उठ रहे थे। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने खुलकर अलग अलग अपना राग लापा, वे इसे संसदीय लोकतंत्र मान बैठे। इस स्थिति में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री दोनों की सत्ता को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। तो ये भी बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि सरकार के पतन में किस प्रकार से भूमिका रही है। फिर अपन ये देखते हैं कि दोनों सरकारों पर निरंतर दबाव, प्रतिदबाव की स्थिति रहते हुए कार्य करना पड़ा। इन सरकारों को कभी तो सरकार में भागीदारी दल का दबाव, तो कभी बाह्य समर्थन करने वाले दल का दबाव, कभी दलीय नेताओं का दबाव, सब कुछ सहन करना पड़ा था। मतलब दबाव के तले दबे जा रही थी ये सरकार। जब सरकार के निरंतर दबाव और प्रतिदबाव पड़ते रहे, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि सरकार पर निरंतर दबाव और प्रतिदबाव जो पड़ते रहे, तब शासन की कोई दिशा नहीं रही और दयनीय दशा को प्राप्त होता गया, पतन की ओर बढ़ती गई। अगला कारण ये भी देखा जाता है कि 96-97 की मिलीजुली सरकारों ने मंत्रिमंडल की सत्ता और प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा में सत्ता को एक दूसरे से अधिक आधारों पर भारी आघात पहुंचाया। दलीय नेताओं और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समिति को संचालन समिति नाम दिया गया और इस संचालन समिति ने आप देखते हैं कि 1996 और 97 में प्रधानमंत्री का चयन किया। सोचो आप, ठीक है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के चयन में भी निर्णायक भूमिका राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दलीय नेताओं की रही है। राज्यों के मुख्यमंत्री और उनमें दलीय नेता प्रधानमंत्री का चयन करें, यह स्थिति संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों की अवहेलना की है। इसके अतिरिक्त यदि अपनी टीम का चयन में प्रधानमंत्री की निर्णायक भूमिका नहीं है, तो
प्रधानमंत्री शासन कैसे दे पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। इसलिए बहुत बड़ा राजनीतिक कमजोर नेतृत्व बहुत वीक हो गया था। तो समझ सकते हैं इन दोनों सरकारों का, जिसमें अपन देवेगौड़ा सरकार और इंद्र कुमार गुजराल दोनों सरकार की अगर बात करें तो नेतृत्व बहुत ही कमजोर राजनीतिक व्यक्तित्व द्वारा किया जाने लगा था। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने समय वे संसद के सदस्य भी नहीं थे। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद भी उन्होंने लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए जरूरत न समझते हुए राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया। गुजराल प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य थे और उन्होंने लोकसभा के सदस्यता प्राप्त करने की जरूरत भी नहीं समझी। 1996-97 में अपने की इस स्थिति का एक निर्धार दिया था कि प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए जन समर्थन प्राप्त करना और जनता के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात सर्वोच्च राजनीतिक पद की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाली बात मानी जाती है। अरे आप लोकप्रिय सदस्य चुन के तो जाओ, प्रधानमंत्री बन रहे हो और जब मंत्रिपरिषद सब कुछ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जनता अपना भारतीय जनता अपना पूरा विश्वास इसमें जताती है, तो कम से कम एक तथ्य बनता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से हो, लेकिन फिर उन्होंने उपयुक्त नहीं समझा, दोनों ही राज्यसभा से रहे। देवेगौड़ा सरकार और गुजरात सरकार को एक ही सरकार के दो रूप कहने का एक कुछ अन्य कारण भी थे। जैसे सिर्फ कप्तान ही तो बदला, टीम लगभग वही बनी रही। बात समझ गया, कैप्टन चेंज हुआ, टीम के सदस्य वही के वही बने रहे। तो ये ऐसी मिलीजुली सरकार था जिसका पतन तय था। तो ये 11वीं लोकसभा में देखा कि वाजपेयी जो 13 दिन उसके बाद में देवेगौड़ा और गुजराल इन दोनों ने एक प्रकार की मिलीजुली एक साझा कार्यक्रम करके सरकार चलाने का काम किया। फिर भी ये सरकार गिर गई, पतन की ओर बढ़ी। अब देखते हैं 12वीं लोकसभा के चुनाव। 12वीं लोकसभा के चुनाव और वाजपेयी के नेतृत्व में फिर मिलीजुली सरकार का गठन कैसे होता है समझिए। देखिए 12वीं लोकसभा का जो चुनाव भी हम कह सकते हैं कि विखंडित जनादेश त्रिशंकु को लोकसभा ही दे पाई, जैसे 11वीं थी उसी प्रकार से भाजपा 12वीं लोकसभा का सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। चुनाव के बाद भाजपा के जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे कि नेतृत्व में मिलीजुली सरकार का गठन हुआ और ये 18 दलों की एक मिलीजुली सरकार थी, जिसमें 3 छोटे दल तृणमूल कांग्रेस, तेलुगु देशम और राष्ट्रीय लोक दल के अतिरिक्त कुछ अन्य अतिरिक्त भी सरकार का समर्थन करने वाले सरकार के साझेदार या भागीदार दल भी इसमें शामिल थे। ठीक है, अब इस सरकार के ऋणात्मक या धनात्मक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही पक्ष रहे। मिलीजुली सरकार एक दल की सरकार की तुलना में कमजोर होती है, एक दल की सरकार की तुलना में काफ़ी कमजोर होती है, स्वाभाविक है। यह बात इस सरकार के समन में भी प्रत्यक्ष देखी गई, यहाँ पर भी यही हुआ। भागीदार दलों में कोई वैचारिक साम्यता न होने के कारण सरकार को निरंतर दबाव प्रति दबाव की स्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन साथ ही सरकार के कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव पक्ष भी थे, जैसे आज की भारतीय राजनीति के सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व द्वारा इस सरकार का नेतृत्व किया जा रहा था, यानी वाजपेयी जी के द्वारा एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था तथा प्रधानमंत्री और सरकार के पीछे एक सुसंगठित राजनीतिक दल की शक्ति थी। जनता के नेतृत्व के प्रति उत्साह की स्थिति भी थी। वाजपेयी सरकार जब अपने कार्यकाल 1 वर्ष को पूरा कर चुकी तब ये कहने लगे कि यह सरकार अपनी कमजोरियों को नियंत्रित कर लेगी, ये सरकार अब एक सक्षम सरकार का परिचय देगी। लेकिन तभी तेजी से घूमते हुए राजनीतिक घटना चक्र के कारण इस सरकार का पतन हो गया। और वास्तव में ये सरकार अपनी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भी कमजोर सरकार और दबाव और धमकियों के सामने झुकने वाली सरकार के रूप में सामने आई, क्योंकि मिलीजुली थी। घोषित रूप में सरकार का एक राष्ट्रीय एजेंडा था, लेकिन वास्तव में स्थिति यह थी कि सरकार में भागीदारी और सरकार का समर्थन देने वाले प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना एक निजी एजेंडा था और प्रत्येक दृष्टि अपने राज्य में आने वाले चुनावों पर लगी रही। परिणाम सरकार में भागीदार दलों से निरंतर मतभेद और तनाव स्थिति देखी गई और अपन देखते हैं कि अप्रैल 1999 में सरकार पूरी तरह से गिर जाती है, सरकार का पतन हो जाता है, सरकार अल्पमत पाकर सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि 12वीं लोकसभा के चुनाव भी बिल्कुल पतन किए और निरंतर बढ़ते गए। अब पुनः जिस प्रकार से अपना जो इस कम समय में वाजपेयी ने जो नेतृत्व प्रदान किया था, इस नेतृत्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता ने 13वीं लोकसभा के चुनाव में पुनः वाजपेयी जी में अपना विश्वास जताते हुए जो एक नेतृत्व दिया, देखते हैं। देखिए 13वीं लोकसभा के चुनाव, ये जो चुनाव हुए, चुनाव में पूर्व गठित एक राजनीतिक गठबंधन जिसको अपन राज्य या एनडीए के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ने बहुमत प्राप्त करके वाजपेयी के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार का गठन किया था। इस सरकार के साझेदार दलों की संख्या बदलती रही, लगभग सदैव 20 से अधिक राजनीतिक दल इस सरकार में शामिल रहे। मिलीजुली सरकार के मूल लक्षण और मूल कमजोरी दबाव प्रतिदबाव, दबाव प्रतिदबाव की स्थिति इस सरकार में भी बनी रही।
लेकिन सरकार का सबसे पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो सबसे बड़ा प्रबल था और सबसे प्रमुख धनात्मक बिंदु यह था कि प्रधानमंत्री पद पर आसीन वाजपेयी का व्यक्तित्व। वाजपेयी उस समय की भारतीय राजनीति का संपूर्ण देश को स्वीकार्य एकमात्र राजनीतिक नेता थे। अंतर विरोधों को निरंतर झेलने और सबको साथ लेकर के अपूर्व क्षमता थी उनमें। वाजपेयी और इस गठबंधन सरकार का देश की राजनीति में कोई विकल्प भी नहीं था। यह सरकार केंद्र में अब तक की गठित किसी भी गठबंधन सरकार की तुलना में सबसे अधिक राजनीतिक स्थायित्व दे पाई। यद्यपि 13वीं लोकसभा का कार्यकाल अक्टूबर 2004 को पूरा होना था, लेकिन विभिन्न राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनावों के परिणामों से प्रेरित होकर केंद्र ने राज्य सरकार को समय से पूर्व इस 14वीं लोकसभा चुनाव कराने के उद्देश्य से इस लोकसभा को जो अक्टूबर 2004 में कार्यकाल पूरा होना था उसको फरवरी 2004 में भंग करवा के इसके चुनाव करवाने की नई लोकसभा के चुनाव करवाने की समझौती कर दी और लोकसभा को भंग करने का उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष अपना समझौती कर दी। ठीक है, तो ये समझते हैं कि वाजपेयी के नेतृत्व में कुशल और अब तक की जितनी भी गठबंधन सरकार है उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा नेतृत्व प्रदान करने का काम किया। फिर देखते हैं 14वीं लोकसभा के चुनाव और फिर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार का जो गठन होता है। देखिए, मई 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस और एक गठबंधन के रूप में कांग्रेस गठबंधन की सदस्य संख्या उससे भी अधिक थी और चुनाव परिणाम के तुरंत बाद एक वामपंथी गठबंधन ने स्पष्ट किया कि सरकार के गठन में कांग्रेस दल को समर्थन देगा। तो वामपंथी उसमें अच्छी जीत हासिल कर आए थे, इसलिए वो भी इसमें शामिल आ गए कांग्रेस के पक्ष में। इस प्रकार कांग्रेस गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ और कांग्रेस द्वारा सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया। परंतु सोनिया गांधी ने घोषणा की कि मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं करूँ। उन्होंने नेता पद के लिए मनमोहन सिंह का नाम प्रस्तावित करके उन्हें नेता चुनवाया लोकसभा का। समर्थक और सहयोगी दलों ने उनके लिए समर्थन प्राप्त किया और 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस समय कुछ समस्या ये भी थी कि भाजपा जैसे विरोधी विपक्षी दल है वो ये कहते थे कि भारत का प्रधानमंत्री कोई विदेशी मूल का व्यक्ति नहीं बन सकता। तो काफ़ी कुछ ये लंबे समय तक छोटी समस्या चलती रही, लेकिन बाद में फिर मनमोहन सिंह पर सहमति हुई और मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने 14वीं लोकसभा के चुनाव के बाद। यह सरकार वामपंथी दलों के भारी समर्थन पर टिकी थी। अल्पमत सरकार थी, उसको भी ज़्यादा अच्छा बहुमत नहीं था, मिलीजुली सरकार थी। तो इस सरकार की सरकारें अपनी मूल पर जो कहने के तात्पर्य जो गठबंधन सरकार है मिलीजुली सरकार होती है वो मूल प्रकृति अस्थायी होती है। ये सरकार अपने पूरे कार्यकाल तब तक बने रहने में सफल रही, लेकिन अनेक बार राजनीतिक अवस्था के कारण उनको काफ़ी कुछ समस्या भी हुई। आपको पता है कि जब अमेरिका के साथ भारत का जो समझौता हो रहा था असैन्य परमाणु सैन्य समझौता, तो उसमें जो वामपंथी दल थे उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था। तो सरकार गिरने के कगार में पहुंच चुकी थी, लेकिन उस समय ये समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कुछ अन्य दलों ने सरकार को समर्थन देकर सरकार को गिराने से बचा लिया था। तो कुछ काफ़ी अच्छे काम हुए थे, इस वजह से फिर ये मतलब कहा जाए कि सरकार स्थायी रही, लेकिन भारत के लोगों में, भारत के जनमानस में इनके प्रति थोड़ा और भी आस्था बढ़ी। और फिर जब 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो पुनः डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, यूपीए सरकार का गठन हुआ, लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी सशक्त रूप से आगे आए। 15वीं लोकसभा के चुनाव में आप देखते हैं कि 2009 में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी थी कि प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे उम्मीदवार डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन इस यूपीए फर्स्ट के कार्यकाल में जो उपलब्धियाँ थी, जैसे अमेरिका के साथ समझौता हो या और भी जिस क्षेत्र में जैसे नरेगा की शुरुआत हो, ऐसे काफ़ी हुई, तो लोगों का विश्वास उनके प्रति थोड़ा और भी मजबूत हुआ था। चुनाव में कांग्रेस ने अपनी स्थिति भारी सुधार किया। कांग्रेस ने अकेले 206 सीटें जीतकर अपनी गठबंधन और इस पहले वाली स्थिति को भी मजबूत किया और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। फिर हम देखते हैं कि जो जिस प्रकार से यूपीए सेकेंड का जो टर्म आया शुरुआत, लेकिन जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें जो घोटाले हुए सामने आए, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, जब घोटाले पे घोटाले होते गए तो सरकार के प्रति लोगों का भी एक मतलब आक्रोश पैदा हुआ, लोगों में भी इसके प्रति नफरत हुई। तो अपन समझते हैं कि जब 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार गठित होती है, पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार गठित होती है। देखिए 16वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को भारी सफलता प्राप्त हुई। भाजपा ने अकेले ही 282 सीटों पर विजय प्राप्त कर बहुमत हासिल किया। लगभग 3 दशक के अंतराल के बाद किसी राजनीतिक दल ने अपने अकेले दम पर लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। अब उसे गठबंधन के साझेदारों में मनमानी और दबाव को नहीं झेलना पड़ेगा। भाजपा ने सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी को पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। मोदी के नेतृत्व में व्यापक प्रचार अभियान देश भर में चलाया गया।
जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल व एनडीए की सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। 26 मई 2004 को श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ और सफलतापूर्वक 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करते हुए अभी 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भी पहले की तुलना में स्थिति मजबूत करने में पूरी तरह से सशक्त रूप से भाजपा सत्ता में आई और अभी वर्तमान सरकार चल रही है। तो हमने देखा कि 16वीं और 17वीं जो लोकसभा ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, लेकिन इससे पहले वाली जो सरकार हमने देखी, डिस्कशन जो हमारी कक्षाओं में हमने किया है, उसमें ये है कि मिलीजुली सरकार किस प्रकार से रही, किन के नेतृत्व में रही और किस प्रकार से साझा कार्यक्रम पर ये सब उलटफेर होती रही, सत्ता बेदखल सब कुछ होता रहा। तो ये हमने देखा हमारे केंद्र में आज तक की जो मिलीजुली सरकारें गठित हुई, जो हमारी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं लोकसभा तक और 15वीं लोकसभा तक जो मिलीजुली सरकारें गठन हुआ, उनके संबंध में हमने एक एक करके सभी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखते हुए सबका विस्तृत विश्लेषण किया और समझा। फिर हमने हमारी जो 16वीं और 17वीं लोकसभा की जो पूर्ण स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है, इनके बारे में भी बात की, स्पष्ट किया।